चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर डीपीएसपी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको दो बातें समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अक्सर होता क्या है कि बच्चे चैप्टर पढ़ के निकल लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं रहता कि बच्चा ये जो स्टेट है इसका मतलब क्या है और ये जो पॉलिसी है ये पॉलिसी किसके लिए है। तो सबसे पहली बात स्टेट। आप सभी ने स्टेट का हिंदी जो मतलब है उसका मतलब आप जानते होंगे राज्य, ठीक है। और काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये आता होगा स्टेट का मतलब वेस्ट बंगाल, यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये होता है स्टेट का मतलब। आप अपने लेवल पे बहुत अच्छे से सही हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर स्टेट का सिर्फ और सिर्फ ये यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता। इस स्टेट का मतलब वो चीज़ें जो कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड हो, उनके अंदर वर्कर्स हो, उनके अंदर एम्प्लॉयज़ हो, वो काम करते हो, वहाँ से उनके लिए तनख्वाह निकलती हो, तनख्वाह मने उनका मंथली सैलरी, ठीक है, साथ उसके साथ साथ उनको पेंशन भी मिलती हो। तो कुछ ऐसी जगह है जो कि गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड हो, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी हो, वहाँ से तनख्वाह भी निकलती हो और साथ ही साथ वहाँ से पेंशन भी मिलती हो। वो चीज़ें जिनके पास ये सारी चीज़ें हो, वो जगह जिनके पास ये सारी चीज़ें हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट। इसके अंदर आपका सेंट्रल स्टेट आता है, ठीक है, सेंट्रल आता है, सेंट्रल, साथ ही साथ स्टेट आता है। और अगर हम देखें तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जो है या फिर रेलवे अथॉरिटीज़ जो है ये भी हमारे स्टेट का पार्ट ही हैं, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और साथ ही साथ रेलवे वाले अथॉरिटीज़। एक और बात, अगर हम देखें तो हमारे पास जो बिजली विभाग होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वो भी एक टाइप का स्टेट ही है, ठीक। तो आई होप आपको जो स्टेट है इसका जो मतलब है, रियल मतलब, वो समझ में आ गया होगा। तो अक्सर अब इस चैप्टर के अंदर जब स्टेट का जिक्र होगा तो आपको समझ लेना है ये सारी चीज़ें। दूसरा मुद्दा ये कि ये जो पॉलिसी है ये किसके लिए लाई गई है। ये पॉलिसी जो है ये पब्लिक वेलफेयर के लिए लाई गई है। पब्लिक वेलफेयर माने हम लोग, हमारी तरक्की के लिए ही लाई गई है। मतलब कह सकते हैं ये जो चीज़ें हैं ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, जो कि इससे पहले वाला चैप्टर था, सिमिलर टू वैसे ही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कौन से आर्टिकल्स से कहाँ तक के आर्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पर 36 से लेकर 51 तक की बात की जाएगी, ठीक है। लेकिन इन्हें फिर फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्यों नहीं घुसाया गया, ये भी सवाल उठ सकता है। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी है जो कि जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, हुआ ये था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1949 के अंदर 26 नवंबर, तो उस वक्त हुआ ये कि जितने भी संविधान के रचयिता थे वो सब बैठे, इधर उधर से देखा, मतलब सारे देशों के संविधान से मिलकर बना है हमारे देश का संविधान, इसलिए उससे पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है। जब इसे बनाया गया था तो जो भारत था वो गुलामी से बस अभी अभी उभरा था, मतलब 1947 में आज़ादी मिली, 1949 के अंदर ये काम शुरू हो चुका था। तो उस वक्त हुआ ये कि इन लोगों ने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जो कि बाद में हमारे लिए कारगर थी, जिसे अभी इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग डीपीएसपी। जैसे कि एग्जांपल ये समझ लो कि इसके अकॉर्डिंग ये भी कहता है कि बूढ़े बुजुर्ग को तनख्वाह बोले, बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी, ठीक है, जितने भी बूढ़े हो उन सबको पेंशन मिलेगी। लेकिन क्या होता, सोचो, बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो क्या होता उस समय 1949 के अंदर, जब इंडिया की हालत वैसे ही खराब थी। उस वक्त ये अगर पॉलिसी आई होती तो लोग कितना बवाल करते, सारे के सारे बुजुर्ग बोलते कि मेरे को भी पेंशन दो, मेरे को भी पेंशन दो, मेरे को भी पेंशन दो। उस वक्त क्या होता, सरकार की स्थिति क्या होती, वो तो पेंशन देने में ही वो पूरे एकदम धस हो जाती है ना। इसलिए जो उस वक्त के जो रचयिता थे उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, ऐसा तो होगा ना कि जो हमारे देश है वो इस आर्थिक समस्या से बाहर निकलेगा, हमारा देश भी अच्छा खासा हरियाली के मतलब अच्छा खासा बुलंदियों को छुएगा। उस वक्त हम ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं उसको अप्लाई कर देंगे, उस वक्त इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तब तक इन्हें बना के साइड पे रखते हैं। तो वैसे ही जब आपका जो फंडामेंटल राइट्स का जब चैप्टर पढ़ते हो उसको हम लोग बोलते हैं उसे पार्ट 3 के अंदर, और ये जो डीपीएसपी है मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, इसे पार्ट 4 के अंदर पढ़ा गया, ठीक है। आपने वहाँ पे 32 तक पढ़ा था, अब यहाँ पे 36 से शुरू होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। वो बना, ये जो लॉज थे, ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये बनी तो उस वक्त ही थी, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट बाद में किया गया जब जो हमारा इंडिया है उसकी आर्थिक स्थिति मतलब इकोनॉमिक जो स्टेटस था वो अच्छा हो गया, तब जब वो पेंशन देने के लायक में था तो वहाँ पर पेंशन दिया जाता है। लेकिन इस पॉलिसी का जो सबसे पहला आर्टिकल है, जो कि आर्टिकल नंबर 36 है, ये जो बात कहता है वो आपकी बुक में नहीं लिखी है, पर आर्टिकल 36 पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ लोगे, कुछ आधी बातें, आधा ज्ञान बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, सबको आपको पता होगा। तो अगर आप आधा ज्ञान लेकर बाहर जाओगे तो फिर आपको लाधों से पढ़ेंगे। तो ये जो 36 आर्टिकल है ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति डीपीएसपी का कोई भी आर्टिकल के तहत या फिर इसकी कोई भी पॉलिसीज़ है, इसके तहत ये HC मतलब हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकता। मगर ऐसे मतलब अगर ये जो आर्टिकल्स हैं इसके अंदर जितने भी रूल्स लिखे हैं अगर वो आपके साथ नहीं हो रहे हैं, फिर जितने भी आपके जो राइट्स हैं वो आपके साथ नहीं हो रहे हैं इस आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, तो आप इसके लिए एक्शन नहीं ले सकते। जबकि जो फंडामेंटल राइट्स था उस चैप्टर के अंदर आपको साफ साफ बताया गया था कि अगर आपका कोई भी राइट छीना जा रहा हो, राइट
आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 31 तक, तो आपके पास आर्टिकल 32 के तहत ये हक है कि आप जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्टली हल्ला बोल कर सकते हो, मतलब आप एक्शन ले सकते हो। पर डीपीएसपी का कोई भी राइट अगर आपसे छीना जाएगा तो आप एक्शन नहीं ले सकते, ये आपका जो आर्टिकल 36 है ये कहता है, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी सारी बातें जो थी, इंट्रोडक्शन था बेसिक सा, ये आपको समझ में आया होगा। एक और इंट्रोडक्शन जो आपकी बुक का डेफिनेशन कहता है ये कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो डीपीएसपी मतलब डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहता क्या है? ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स दिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट को कुछ रूल्स दिए गए हैं कि भैया देखो, अगर तुमने कोई नया लॉ बनाया और उसे इंप्लीमेंट करना चाहा तो आप एक बार इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख लेना, ठीक है। बस यही कहता है आपका बुक वाला डेफिनेशन, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 36 से कहानी शुरू करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत। सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर कोई भी मैन है या फिर वुमेन है, अगर वो दोनों सेम वर्क कर रहे हो तो उन्हें सेम पे करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे वो पब्लिक के प्राइवेट के हो, ठीक है। अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि पुरुष है और दूसरी महिला है, अगर दोनों का काम एक ही है तो आपको उन दोनों को एक ही तनख्वाह देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन स्कूल्स में क्या होता है कि कोई एक जो टीचर है वो मान लो फिजिक्स का टीचर है और एक जो टीचर है जो कि मान लो ड्राइंग की टीचर है या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर है, तो दोनों को सैलरी सेम नहीं दे सकते क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगता है और आर्ट्स में उतना दिमाग नहीं लगता जितना फिजिक्स में लगता है। ऐसा नहीं कि आर्ट्स में दिमाग नहीं लगता, आर्ट मतलब ड्राइंग वगैरह, ठीक है। तो उसके अंदर भी दिमाग लगता है पर उतना ज़्यादा नहीं लगता जितना एक फिजिक्स के एडुकेटर के अंदर लगता है, ठीक है। सो इसलिए इस चीज़ पे आप आप फाइट नहीं कर सकते। जैसे आर्टिकल 36 कहता है कि आप इसके लिए फाइट नहीं कर सकते। कोई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको मुंह बंद करके बैठना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो कोई यूथ हो या फिर चाहे वो कोई चाइल्ड हो, इन सबको क्या मिलना चाहिए? एडिक्वेट मीन मिलना चाहिए ताकि वो अपना घर रह सके, ठीक है। लिवलीहुड के लिए वो उसे मिलना चाहिए। आपको मेरी हैंडराइटिंग आई होप बहुत ही भद्दे तरीके से दिख रही होगी या फिर समझ में भी नहीं आ रही होगी, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा वहाँ पे इस चैप्टर के नोट्स चैप्टर शुरू होने से पहले ही अपलोडेड है, ठीक है। वहाँ पे जाएंगे, 3-4 पीडीएफ्स होंगे, उसके अंदर आपको बस देखना पड़ेगा कौन सा चैप्टर है, कौन से नोट्स है, ठीक है। सो अभी तक मैंने हरपन सिविलाइजेशन और फंडामेंटल राइट्स और इस चैप्टर का अपलोड कर दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ ज्योग्राफी का एक चैप्टर आने वाला है, उसके भी नोट्स अपलोड हो जाएंगे या फिर कर दिए होंगे, ठीक है। सो मैन हो या फिर वुमेन हो या फिर चिल्ड्रन हो या फिर कोई भी युवा हो, उन सबको क्या मिलना चाहिए? रहने के लिए घर, या फिर कह लो इतना पैसा जिससे वो अपना रेंट भर सके या फिर हो सके तो वो अपना घर भी ले सके। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी को कहीं पर भी, अगर मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो अगर कहीं पर राशन मिल रहा हो तो जो राशन हो वो हर एक पुरुष को भी मिलना चाहिए, एक वुमेन को भी मिलना चाहिए, एक चाइल्ड को भी मिलना चाहिए। अगर कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो तो उस बात की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए कि वो सब में बांटी जा रही हो। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को मिल गया, जो ऊपर वाले थे, जो लोअर वाले थे उन्हें मिला ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको कोई चीज़ अगर सरकार दे रही हो तो वो सबको मिलना चाहिए। इसके लिए भी आप फाइट नहीं कर सकते। आप बस आर्टिकल 36 दिमाग में रखिए, जितने भी सारे पढ़ेंगे, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो या फिर आपके आसपास में कुछ ऐसा हो रहा हो, अगर वो सारी चीज़ें जो भी आपके आसपास में हो रहा हो, वो अगर ये सारी जो चीज़ें हैं वो अगर इन सब आर्टिकल्स के अंदर लाई डाउन करती हैं, तो आप अपने दिमाग में बस ये बात बैठा लो कि आप इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। अगर वो आर्टिकल 12 से लेकर 30 तक हैं तो आप कर सकते हो, आपके पास पूरा राइट है, क्योंकि वो आपके राइट्स हैं, पर ये आपके राइट्स नहीं है, ये स्टेट के ऊपर है, ठीक है। स्टेट देना चाहेगा तो देगा, नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा, ठीक है। सो अगर किसी को कोई चीज़ बांटी जा रही हो तो वो सब में मिलनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर मान लो कोई ऑफिस है, ठीक है, वो चाहे गवर्नमेंट का हो या फिर वो प्राइवेट हो, इसके अंदर कोई भी वर्कर जो होगा, ठीक है, या फिर कह लो एम्प्लॉय, उसको आप अब्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसको आप मार नहीं सकते, ठीक है। आप उसके खिलाफ उसे बहुत ज़्यादा डांट नहीं सकते, उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, उसे आप अब्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका पॉइंट 4 कहता है कि वेलफेयर मिलना चाहिए यूथ को और चिल्ड्रन को। वेलफेयर मतलब दोनों को, चाहे यूथ कहाँ से मिलता है? बच्चों से बनता है, ठीक है। 18 के बाद तो आप एडल्ट हो जाते हैं, राइट। तो जो यूथ है मतलब युवा पीढ़ी, 21 तक कहा जाता है, ठीक है, युवा है, हम सब भारत के युवा हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सरकार की तरफ से जितने भी सारे फ़ायदे मिल रहे हैं उन सबका लाभ उठाना है, और सरकार अगर हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा जो हमारे राइट में है तो हमें उससे छीन लेना है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो एजुकेशन लोन सबको मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी एक स्टेट पॉलिसी है कि एजुकेशन लोन मिलना चाहिए, ठीक, तो अगर किसी को नहीं मिल रहा तो उसे मांग लेना चाहिए, ठीक है। मतलब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी जिम्मेदारी सरकार उठाए, ठीक है। हमें पढ़ने का रहने का खर्चा ये सब सरकार देगा, ठीक है। सरकारी स्कूल में क्या होता है? बुक्स, किताबें, खाना, ये सब मिलता है क्योंकि सरकार हमारा वेलफेयर करता है, ठीक। 6वां पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई वर्कर है तो उसका जो वेज हो वो इतना तो हो जिससे वो अपना पेट पाल सके, जिससे अपना घर चला सके। मतलब कई जगहों पे क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उन्हें बहुत कम तनख्वाह दी जाती है। वो एक दिन का काम किया, उन्हें बस मिला 50 रुपये,
बहुत भयंकर तरीके से उनसे काम करवाया गया, बस दिन का मिला 50 रुपये। तो ऐसी सिचुएशंस में मतलब ऐसे सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए। आपको जितना वर्कर काम कर रहा हो उसको इतनी तनख्वाह तो दो जितना वो अपना घर चला सके, घर ना चला सके तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा सके। 50 रुपये में आजकल क्या मिलता है? बस 1 वक्त का खाना, वो भी शहरों में। गाँव में तो मतलब शहरों में तो इतना ही मिल सकता है, राइट। तो ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर ये कहता है आपका पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि सबके पास वर्क करने का राइट है। मतलब कोई व्यक्ति अगर काम करना चाहता है तो उसके पास हक है कि वो काम कर सके, उसका कास्ट क्रीड ये सब नहीं देखा जाएगा। सबके पास पढ़ने का हक है, ठीक है। हालांकि ये पॉइंट 21A में डिस्कस हो रखा है, फिर भी यहाँ पर भी लिखा है सबके पास काम करने का हक है, सबके पास एडुकेशन का हक है, और साथ ही साथ पब्लिक असिस्टेंस रखने का हक है। मतलब जैसे मान लो कि अगर कोई ऑफिसर है, उसे ड्राइवर चाहिए, ठीक है, या फिर उसे बॉडीगार्ड चाहिए, या फिर सबसे सिंपल से एग्जांपल लो, कोई एक सेलिब्रिटी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और उसे बाहर निकलने पे बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, राइट। ऑब्वियसली वो सेलिब्रिटी है तो उसके पास हक है कि वो अपना बॉडीगार्ड रख सके, ठीक है। वो भले ही गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, कई केसेस में नहीं होता जब तक वो कोई नेशनल इशू ना हो तब तक, तो लेकिन उसके पास अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखने की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। ये कहता है आपका पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, जो कि बुरी तरीके से मतलब बहुत बुरी हालत में है, ठीक है, तो आपका जो भी उसकी कंपनी होगी या फिर जो भी उसका गवर्नमेंट है, जिसमें अगर वो गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर काम करते हैं तो उसका जो ऑफिसर है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो आपत्ति में है, मतलब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो उसका हेल्प करे। ह्यूमन, अगर वो इंसान है तो मतलब ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है। मतलब जैसे मान लो किसी पर्सन का, मान लो आप एक कंपनी चला रहे हो और आपकी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय है, उसकी मम्मी बीमार है, ठीक है, बहुत हालत ख़राब है, तो आप उसे छुट्टी दोगे, या फिर अगर उसके पास इकोनॉमिकल सपोर्ट दे सकते हो तो आप उसे इकोनॉमिकल सपोर्ट दोगे, ठीक है। इसके लिए भी आप फाइट नहीं कर सकते, राइट। ये क्योंकि ये DPSP के अंदर आता है। और साथ ही साथ मतलब ये तो पॉइंट नंबर 8 था, इसके अंदर एक और पॉइंट है, जैसे कहता है कि जो वुमेंस होती हैं उन्हें मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए, ठीक है, मिलती हैं ऑब्वियसली। पब्लिक सेक्टर्स का तो ऑब्वियसली उन्हें 3 महीने डिलीवरी से पहले और 3 महीने डिलीवरी के बाद तक का छूट मिलता है। और साथ ही साथ काफ़ी लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, कोई अगर मैन है, ठीक है, अगर वुमेन काम कर रही है, ठीक है, उसका जो उसका पति है वो भी काम कर रहा हो, तो जब वुमेन की डिलीवरी हो रही है तो इस जो व्यक्ति है, इसका जो पति है, इसे भी 15 + 15 दिन की छुट्टियाँ, दैट इज़ 30 दिन की छुट्टियाँ मिल सकती हैं मैटरनिटी लीव के हिसाब से। मतलब 15 दिन डिलीवरी से पहले और 15 डिलीवरी के बाद, क्योंकि डिलीवरी में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, राइट। तो उसे 15 दिन की छुट्टियाँ पहले और 15 दिन की छुट्टियाँ बाद में मिलती है, ठीक। ये कहता है आपका आर्टिकल जो भी मतलब पॉइंट जो 8 है वो आपको ये कहता है कि मैटरनिटी लीव मिले, और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति जिसे पैसों की जरूरत हो, वो आपके अंडर काम करता हो, या फिर उसे छुट्टी चाहिए, तो आपका ये हक बनता है कि आप उसे तो नहीं दे सकते। तो अगर मतलब वो व्यक्ति को आप नहीं दे रहे हो तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि ये सारे आर्टिकल्स, ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो DPSP के तहत आते हैं, ठीक। पॉइंट नंबर 9 ये कहता है कि अगर मान लो कई बार होता क्या है कि हम जो सरकार है वो फंड देती है, ठीक है, या फिर फंड देती है, जैसे मान लो एक गाँव है, उस गाँव के अंदर रोड नहीं है, तो रोड के लिए क्या किया, जो गवर्नमेंट था उसने फंड दिया, लेकिन डायरेक्ट जो फंड है वो तो किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता ना, डायरेक्ट फंड किसको मिलेगा, ग्राम पंचायत को, मुखिया वगैरह को। तो मुखिया क्या करते हैं, जो पैसा उसे हड़प लेते हैं, ठीक है, उसे रोड बनाने में नहीं इस्तेमाल करते, वो अपने किसी काम के अंदर इस्तेमाल कर देते हैं। तो सरकार कहती है कि अगर मैंने किसी को कुछ दिया तो आपका ये हक बनता है कि आप उसमें बांटो। हालांकि ये भी DPSP के तहत आता है, तो कोई एक्शन उठा नहीं सकता, तो गांव के लोग बस देखते रह जाते हैं और फंड आता भी और ख़त्म भी हो जाता है, किसी को पता भी नहीं रहता। फिर कुछ महीनों बाद जाएंगे कि सरकार फंड, फिर बोलेंगे हमने तो दिया था, मुखिया बोलेगा कि मेरे को नहीं मिला। ये सारी चीज़ें गांव वगैरह में चलती रहती है। तो ये था पॉइंट नंबर 9, गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ दे तो उसे सब में मिलना चाहिए। अगर फंड है तो वो गांव में जिस पर्पज़ से गया था वो पर्पज़ फुलफिल होना चाहिए। तो यहाँ तक के पॉइंट्स जो थे वो आपके आर्टिकल 36 से लेकर 41 के तहत सारे आ गए हैं। इसके बाद जो आर्टिकल है वो 40 से हम लोग शुरू करेंगे। और मतलब अभी तक तो था कि बस मैंने पॉइंट वाइज लिखवाया, क्योंकि आपकी बुक में भी ऐसे पॉइंट वाइज है। तो अगर इसके बीच में मैं आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस करूँ कि ये जो पॉइंट है वो आर्टिकल नंबर 37 से था, ये जो पॉइंट है आर्टिकल 38 से था, तो आप कन्फ्यूज होंगे और जाहिर सी बात है आपको ये सब याद करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, आपको बस पॉइंट से मतलब है जो समझ में आ जाए, राइट। तो मैंने बस वैसे ही करवा दिया जैसे आपकी बुक में लिखा था। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर जो आर्टिकल है 40 से। आर्टिकल 40 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 14 ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, आर्टिकल मैं बस यहाँ पे 40 लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको नोट्स तो मिल ही जाने वाले। तो आर्टिकल 40 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। इसके बीच हमारे 2 महान नेता, एक तो गांधी जी और एक अंबेडकर साहब।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन दोनों के बीच में बहस हो गई थी, क्योंकि गांधी जी चाहते हैं कि जो ग्राम पंचायत हो वो गांव में बने, और अम्बेडकर चाहते थे कि नहीं बने। अम्बेडकर क्यों चाहते थे कि नहीं बने? क्योंकि अम्बेडकर का पॉइंट बहुत अच्छा था। अम्बेडकर बोलते थे कि अगर मान लो हमने कोई फंड दिया किसी गाँव के अंदर, तो गाँव का जो पर्पस है, मान लो रोड बनवाना, तो रोड बनवाने से पहले ये जो मुखिया होगा ना गाँव का, या फिर जो भी सरपंच वगैरह होंगे, वही आपके फंड का 95% तक काट लेंगे, या फिर मान लो कभी कभी केसेस में पूरे काट लेंगे। तो वो बोलते थे कि अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो फिर ग्राम पंचायत का फायदा क्या हुआ, फिर ये जो फंड था जिस पर्पस के लिए भेजा वो तो पर्पस पूरा ही नहीं हुआ। वही गांधी जी कहते थे अच्छा ठीक है मान लो भाई वो काट लेंगे, पर ये जो 5% है वो तो मिलेगा ना। 5% मान लो पत्थर तो रख सकते हैं ना उस रोड पे, रोड नहीं बनेगी तो फिर ईंटें पत्थर तो रख सकते हैं ना। तो इन दोनों के बीच में ये बहस हो गई। तो फिर हुआ क्या कि हमारे, आपने अगर नाम सुना होगा तो ऑब्वियसली सुना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए, उन्होंने बोला कि अरे भाई क्यों लड़ रहे हो, इतने बड़े बड़े नेता हो गए और इतनी छोटी सी बात पे लड़ रहे हो। देखो एक काम करो, ये जो आर्टिकल है, ये जो पॉइंट तुम चाहते हो कि ग्राम पंचायत बने, इसे तुम क्या करो डीपीएसपी के अंदर तहत डाल दो। जो चाहेगा, जिस गांव में चाहे, जिसके गांव में होना चाहेगा वो हुआ लेगा। मतलब जिस गांव में अगर कोई चाहता है कि इसके अंदर हो, हमारे गांव में ग्राम पंचायत चाहिए तो बन जाएगी, जो चाहते हैं नहीं बने वो नहीं बनेगी। तो जिस गाँव में ग्राम पंचायत है मतलब समझ लेना वो गांधी जी के साथ थे, और जिस गाँव में नहीं है मतलब समझ लेना वो राजेंद्र प्रसाद जी के साथ है। जैसे कि दिल्ली के अंदर ग्राम पंचायत नहीं है, राइट, वो तो वैसे शहर था फिर भी नहीं है। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमारा आर्टिकल नंबर 39A कहता है। 39 ये कहता है कि, हिंदी में समझा देते हैं, अभी तक तो हिंदी में बोला था। वैसे देखो आर्टिकल 39A ये कहता है, ए मतलब तो समझ में आता है ना, अमेंडमेंट मतलब बाद में इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये कहता है कि अगर मान लो कोई मुजरिम है, फॉर एग्जाम्पल समझो कि मान लो कोई मुजरिम है और आपको लगता है कि वो मुजरिम है, सरकार को लगता है मुजरिम है, बट उसे पता है कि प्रूफ मेरे पास है कि भाई मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन वो साबित नहीं कर सकता। तो इसके लिए सरकार उसे लॉयर देगी। हाँ, ये तो आपने पहले वाले फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था। पर अगर मान लो वो उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो एक लॉयर अफोर्ड कर सके, तो सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसे एक लॉयर देगा। ठीक है, इतना समझ में आया? यही कहता है कि मतलब फ्री लीगल एड्स देनी चाहिए, फ्री लीगल एड्स मिलना चाहिए जिनको ज़रूरत है उन्हें। या फिर ऐसे समझो कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होने, उन्हें पोलियो का इंजेक्शन लगता है, ठीक है, तो उन सबको सरकार देती है ऑब्वियसली, तो सरकार फ्री में देती है, राइट। ऐसे थोड़ी नहीं होता कि पोलियो वाले आए ऐसे ना, हाँ जो नेल्स है उसके ऊपर कुछ ये मार्कर लगाते हैं, उसके बाद कुछ 2 बूंदे डालते हैं, राइट। तो ऐसा तो नहीं तो बोलते कि मैंने ये काम किया इसका 150 रुपये, तो ऐसा नहीं बोलते ना, क्योंकि ये क्या है हमारे डीपीएसपी के तहत आता है, और ये क्या होता है हमारे गवर्नमेंट ने इसे लागू किया है, मतलब फ्री लीगल एड्स हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि पॉइंट समझ में आ गए। आर्टिकल 43 कहता है कि अगर मान लो कोई गाँव है, आर्टिकल 43, अगर कोई मान लो गांव है या फिर कोई छोटा सा शहर है, उसके अंदर उससे किसी कंपनी को इंडस्ट्री लगानी हो, मतलब सेटअप करवाना हो, बिल्ड करवाना हो, तो वो करवा सकती है, इजीली करवा सकती है। जो कंपनी मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसे किसी गांव के अंदर उसका जो इलाका था, गांव का इलाका था, उसे बहुत अच्छा लगा, तो कंपनी आएगी, वो प्रस्ताव रखेगी कि देखो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक इंडस्ट्री लगे, मैं कमांड करूँगा, मैं बताऊँगा कि कैसे करके इंडस्ट्री लगानी है, आपको बस लगाना है। इससे 2-3 फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा ये हो सकता है कि जो गाँव के जो बेरोजगार लोग थे उन्हें एक रोज़गार मिलेगा, उन्हें पैसा मिलेंगे, वो कुछ महीनों के सही पर कमाएंगे, है ना, वो कमाएंगे। और साथ ही साथ अगर मान लो इंडस्ट्री आएगी तो फिर जहाँ पर इंडस्ट्री वहाँ पर लोग, तो वहाँ से आकर्षण होगा, गांव का हो सके तो डेवलपमेंट हो जाए, राइट। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 43 कहता है। 44 ये कहता है कि 44 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 44 इसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अंदर हमारे पास 3-4 बातें हैं, ठीक है, 4। पहला ये कि अगर किसी को एक बच्चा अडॉप्ट करना हो तो एक बात दिमाग में रखें, उस बच्चे की आयु आप से 21 साल छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 25 साल के हो, आपने सोचा कि आप 10 साल के लड़के रख लो या फिर 10 साल का बच्चा अडॉप्ट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उस बच्चे की आयु जो है आपसे 21 साल छोटी होनी चाहिए। 21 साल से ज़्यादा होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपसे 21 साल छोटी होनी ही चाहिए तो अडॉप्ट के लिए। तो समझ में आ गया। फिर आता है मैरिज। मैरिज क्या है? चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म हो। मुस्लिम का इसलिए नाम क्योंकि मुस्लिम के अंदर 2-3 शादी होती है, 2-3-4 शादियाँ होती हैं। तो इसके तहत भी एक कानून आया कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक शादी करनी है। आप किसी भी धर्म से, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क मतलब गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी एक शादी ही होनी चाहिए। दूसरी शादी करने का सिर्फ एक ही 2 ही कारण हो सकता है। पहला कि जो पहली पत्नी हो वो उनकी मृत्यु हो चुकी हो, या फिर दूसरा ये कारण होता है कि अगर पहली पत्नी से बच्चे नहीं पैदा हुए तो दूसरी शादी आप कर सकते हो, ठीक है। तो शादी सिर्फ एक ही बार करो। डाइवोर्स की अगर बात करें तो डाइवोर्स अब तो हर जगह सुनने में आ जाता है, राइट। तो डाइवोर्स के लिए भी एक नियम है कि आप डाइवोर्स कर सकते हो किसी को भी, लेकिन उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो उतना ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। 4th पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लो आपने पहले तो एडॉप्ट किया, जैसे मान लो प्रॉपर्टी, ठीक है,
प्रॉपर्टी के एग्जांपल देखो कि जो दादा है उससे प्रॉपर्टी उसके पापा उसके बेटे पास जाएगी और बेटे से उसके बेटे पे, बेटे नहीं तो बेटे पे जाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टी का तो सिंपल सा फंडा है। और काफ़ी लोग क्या होता है प्रॉपर्टी के लिए भी लड़ते हैं, जायदाद के लिए भी लड़ाई होती है। सो ये था अपना आर्टिकल 44। आर्टिकल 45 ये कहता है कि आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए एज 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को। अब बोलोगे कि ये तो आर्टिकल पहले पढ़ा सा लग रहा है। हाँ, ये आर्टिकल 21 के अंदर बाद में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी वो 45 के अंदर भी आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ अब ये जो 0 से 6 साल का बच्चा ये क्या करेगा, इसके लिए क्या, ये तो पढ़ने लिखने लायक है नहीं अभी। इसके लिए ये कहा गया कि जो सरकार है वो इसके लिए इसका हेल्थ का देखेगी, ठीक है। हेल्थ इसका अच्छा है कि नहीं, इन सबको देखेगी। तो जैसे कुछ टीका वगैरह होता है छोटे बचपन में लगता है, तो इन सब की जिम्मेदारी सरकार लेती है, ठीक है। फिर आर्टिकल 46 ये कहता है कि कोई भी वीकर सेक्शन हो, ठीक है, ST SC जैसे, तो इनको आप जो सरकार है उनके तहत जितने भी कॉलेजेस, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, लेकिन इन वीकर सेक्शन को इनकरेज करना है ताकि इनको एजुकेशन मिल सके, ठीक है, ताकि इनकी भी तरक्की हो सके। इसके साथ ही साथ हमारा रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन में ये है कि मान लो ये हमारा जनरल कोटा और ये ST SC वाले, ठीक है। तो सरकार ये चाहती है कि भैया तुम अपने तो जहाँ पे हो तुम वहीं पर रहो, बस हम इन्हें थोड़ा सा पुश करके तुम्हारे लेवल का लाना चाहते हैं ताकि जो कंपटीशन हो वो अच्छा खासा हो। या फिर इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों होनी चाहिए, ये भी तो इसी देश के नागरिक है, तो इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों, ठीक है। ये हमारा 46 कहता है कि वीकर सेक्शन को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है। आर्टिकल 47 कहता है कि सरकार का ये ड्यूटी है, सरकार माने स्टेट का ये जो ड्यूटी होता है कि न्यूट्रिशन पे काम करें और साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ को देखें, ठीक है। इसीलिए जो सरकारी स्कूल होते हैं इनके अंदर क्या चलता है, मिड डे मील चलता है, मतलब दिन में खाना, ठीक है। कई ऑफिस में भी चलता है, सरकारी ऑफिस के अंदर, और प्राइवेट का मेरे पास कोई आइडिया है, आई गेस चलता ही होगा, है ना। तो मिड डे मील चलता है। आर्टिकल ये हमारा 47 कहता है। इसका एक और पॉइंट है, ये कहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ड्रग्स हो या फिर वो टॉक्सिक हो, तो इसके ऊपर सरकार ने रोक लगाया है, इसको रोका गया है। जैसे कि एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल क्या है, नशीला पदार्थ है, ठीक है। और एक टाइप की एक पहले मेडिसिन आती थी जिसके अंदर भी थोड़ा सा ड्रग्स मिला होता था, जैसे खांसी की सिरप एक होती है पहले, अभी शायद उस पर बैन लगा गया है। तो उसमें क्या होता था, ड्रग्स मिला होता है जिसके कारण हमें पीते ही बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, राइट। तो आपने सुना होगा कई बार कि मैंने खांसी की सिरप पी इसलिए मेरे को नींद आ रही है, तो ऐसी चीज़ों पर सरकार ने रोक लगा के रखी है। हमारा आर्टिकल 47 कहता है। 48 ये कहता है कि आर्टिकल 48 कहता है कि अगर आपको पशुपालन करना हो, ठीक है, या फिर आपको खेती करनी हो, आपको फार्मर बनना हो, या फिर आपको पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री करनी हो, तो हम आपको पूरी तरह से छूट देते हैं, इंक्लूडिंग हम आपको सपोर्ट करते हैं कि आप ऐसा अच्छा काम कर रही हैं। आपको अगर खेती करनी हो तो सरकार की तरफ से पूरा सहयोग है, सरकार फार्मर्स के लिए भी लोन देता है। हालांकि बहुत ज़्यादा फार्मर्स इस सब बातों को नहीं जानते, और आज के ज़माने में अब बोलोगे कि ये भी तो हो सकता है स्टेट ठुकरा दे, नहीं, स्टेट इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम, जो आपके लिए यूज़फुल होगा उसके लिए सरकार क्यों आपको ठुकराए, सिर्फ आपके लिए नहीं। अगर देखो, अगर कोई भी फार्मर है वो खेती कर रहा हो, उससे अनाज आएगा, वो अनाज आएगा सरकार को बेचेगा, सरकार आपको खिलाएगा, है ना। तो सरकार को जिस चीज़ से प्रॉफिट होता है उस सारी चीज़ों को सरकार कभी भी ना नहीं कहता। तो अगर फार्मर है, अगर आपके नज़र में उसे लोन चाहिए तो आप उसको बता सकते हो, आप जा सकते हैं लेने के लिए लोन, ठीक है। और अगर किसी को पशुपालन करना हो, जैसे गाय रखनी हो, बकरी रखनी हो, मुर्गा रखना हो, ठीक है, तो इन सब के लिए भी आपके पास पूरी तरीके से आज़ादी है। आर्टिकल 48 पिछले बार पहले देखा था कुछ सेकंड पहले, और 48 का ए पोर्शन कहता है कि आपको प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को, ठीक है, या फिर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, मतलब आप गाय पाल सकते हो, आप बकरी पाल सकते हो, आप मुर्गी पाल सकते हो, ठीक है, आप शिप्स भी पाल सकते हो, लेकिन आप शेर नहीं पाल सकते, आप राइनोसोरस नहीं पाल सकते, आप क्रोकोडाइल नहीं पाल सकते। तो आपको क्या करना है, उन सबको प्रिजर्व करना है, आपको क्या करना, उन सबको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो सरकार का ये आर्टिकल 48 के तहत कहा गया है कि आपको कुछ ऐसे पेड़ जिनसे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो, जैसे पीपल का पेड़, पीपल से आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, मतलब डायरेक्टली कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ ही वो फल देता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली बहुत प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो आप पीपल के पेड़ को मत काटिए, ऐसा सरकार कहती है। अगर किसी ने काटते हुए देख लिया तो फिर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो एक्शन लेगा नहीं क्योंकि ये DPSP के तहत आता है। तो जिसकी मर्जी वो कर सकता है, जिसकी नहीं मर्जी वो नहीं कर सकता। अगर आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है उसे तो आप करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीपल के पेड़ को ही काट दीजिए, राइट। ओके, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 48 था। 49 ये कहता है कि अगर आपके पास मोनूमेंट्स हैं, मतलब ताजमहल, रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल,
कोई मंदिर हो गया बहुत अच्छा सा, तो इन सारी चीज़ों को ख़राब होने से बचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी आती है, ठीक है। सरकार कहती है कि ये सारी चीज़ें क्या है, पब्लिक वेलफेयर के चलिए, मतलब जो भी सारी चीज़ें वो सब आपकी जिम्मेदारी है। आप नहीं चाहोगे ना कि जो ताजमहल है वो पीला हो जाए, नहीं। आप नहीं चाहोगे ना कि जो रेड फोर्ट है उसका एक जो पिलर है वो टूट जाए, आप नहीं चाहोगे कुतुब मीनार का कुछ उखड़ जाए, आप नहीं चाहोगे, आप उसको प्रिजर्व करना, क्योंकि देखने में कितना सुंदर लगता है ना। वैसे सरकार चाहती है कि कुछ जिम्मेदारी जो ये जो सिटीजन्स पैट है वो भी इस्तेमाल, मतलब वो भी हमारा कुछ काम करे, तो ये सारे छोटे मोटे से काम है वो आपके लिए है। फिर आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 ये क्या कहता है कि इसने सेपरेट कर दिया, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जस्टिस। एग्जाम्पल से समझो, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। पहले होता ये था कि जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो क्या करते थे, रिश्वत लेते थे। तो मतलब पहले ऐसा क्यों होता था, क्योंकि पहले जो एग्जीक्यूटिव था और जो जस्टिस था वो दोनों एक थे, ठीक है, दोनों में कुछ अंतर नहीं था। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस ही न्याय कर देता था। न्याय कैसे, जैसे मान लो अगर किसी ने चोरी की है तो भैया मान लो अगर 1 लाख की चोरी की है तो बोले 50% मेरा, 50% इसका, ठीक है, तो उसके हिसाब से 50 दे दिया, तो चोरी जो चोर था उसे भी छोड़ दिया। किसी ने क्राइम किया तो बोला मान लो मर्डर कर दिया तो 10 लाख मेरे को दो, उसके बाद हम तो भी छोड़ देंगे, ऐसा था। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको दिख रहा है कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि वो जो चोर है वो वापस से चोरी कर सकते हैं और वो जो क्रिमिनल है वो दोबारा मर्डर कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए आर्टिकल 50 को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें क्या किया, एग्जीक्यूटिव को अलग, भाई तुम जो पुलिस है उसका काम है कि तुम पकड़ो और हमें कोर्ट में पेश करो, जो मुस्लिम है उसको कोर्ट में पेश करो, हम न्याय करेंगे, ठीक है, अन्याय नहीं, हम न्याय करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने पिछले वाले में पढ़ा था कि 24 घंटे के अंदर अगर कस्टडी में रखा गया तो आपको पेश करना ज़रूरी है मुस्लिम को, पुलिस का ये हक है। तो इसलिए हमने नहीं, जिसने भी किया उसने बहुत अच्छा काम किया। इसने एग्जीक्यूटिव को जस्टिस से अलग कर दिया कि पुलिस का काम है पकड़ो, न्याय होगा अन्याय होगा वो जस्टिस का काम है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 51 ये कहता है कि आपको इंटरनेशनल पीस बनाए रखना है, ठीक है, इंटरनेशनल पीस बनाए रखना है। मोदी सरकार को देखो, मोदी को देखो यार, मोदी सरकार छोड़ो, मोदी जी को देखो, वो कितने ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंसान है। वो किसी भी सरकार के साथ ऐसे अनबन नहीं कर पाए, मतलब नहीं करते हैं वो सभी सरकार, मतलब किसी भी कंटिनेंट किसी भी कंट्री के या फिर किसी भी कंटिनेंट के प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छे से हमारा इंडिया, और जैसे मान लो इंडिया रशिया, हमारा रिलेशन कितना अच्छा है, ठीक है। इंडिया चाइना का उतना अच्छा नहीं है, फिर भी अभी तक कहाँ टकरार हुआ, वो चूचा होती रहती है, बट अभी तक लड़ाई तो नहीं हुई। इंडिया यूके, इंडिया यूएस, इन सब के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे पीएम की वजह से, ठीक है। तो आप ये आर्टिकल 51 कहता है कि आपको इंटरनेशनल पीस बनाए रखना है, ठीक है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, शायद 4 पॉइंट है। ये कहता है कि पहला कि आपको पीस, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। आपको दूसरे जो राज्य, दूसरे जो स्टेट है, दूसरे जो कंट्री है उसके प्राइम मिनिस्टर है या फिर प्रेसिडेंट है, उन्हें आपको रिस्पेक्ट करना है। आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। जैसे मान लो डोनाल्ड ट्रंप आए, अगर मान लो आप इंडिया में अगर बिडेन है, जो बिडेन, ठीक है, जो कि अभी के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है यूएसए के, तो अगर वो आए तो उनको कोई चिढ़ा नहीं सकता इंडिया के अंदर, राइट। चिढ़ाओगे तो फिर आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप इंडिया क्यों जाना चाहता है, इंडिया अपने कल्चर के लिए, और उसका कल्चर क्या है कि वो सबको सम्मान देता है, वो सबको रिस्पेक्ट करता है, राइट, ठीक। ये सारी चीज़ें थी। फिर अब आप देखते हैं, अभी हमने जो डीपीएसपी देखा, इसके इतने सारे आर्टिकल्स देखे, इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब इसके अंदर हमारे पास लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है। जैसे कि अगर जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, ज़मींदारी एक्ट चलता था, राइट। ज़मींदारी, एक ज़मींदार होता था, वो फार्मर से पूरा बहुत ज़्यादा टैक्स लेकर वसूल लेता था। तो इसका क्या हो गया, एबॉलिशन हो गया, इसे ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और जैसे लैंड सेलिंग होता था, ठीक है, कि मतलब इसकी ज़मीन बिकाऊ है, किसकी ज़मीन बिकाऊ है, इसको करके खरीद लिया जाता था, तो उसको भी हटा दिया गया। फिर जितने भी वर्कर होते हैं जो कि खेतों में काम करते हैं, उनको अच्छा खासा तनख्वाह मिलना चाहिए। जितने वर्कर हैं अगर वो चाहते हैं जितना उनसे हो सके उससे ज़्यादा काम करवाना बहुत ज़्यादा गुनाह है, मतलब उनका जो लिमिट है ना, उनकी जो क्षमता है उतना ही काम करवाएं, ऐसा ये कहता था। फिर जैसे मान लो पुअर फैमिलीज़ हैं जो कि रूरल एरियाज़ के अंदर रहती हैं, रूरल एरियाज़ के अंदर जो पुअर फैमिली है उनको थोड़ा राशन ये सब दे देना, ठीक है, पुअर फैमिलीज़ को राशन वगैरह दे देना, या फिर उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अच्छे खासे स्कूल में पढ़ा लेना, जो सरकारी स्कूल है उसको उसके अंदर पढ़ा देना। ये सारा चीज़ था हमारा, जिससे हमें क्या हो गया, इकोनॉमिक वेलफेयर हुआ। जो गांव के जो लोग थे उनको भी थोड़ा ऊपर आ गए, राइट। कब तक गांव के लोगों को गांव से ही जाना जाएगा, उनको भी तो मतलब मन होगा ना, गांव के भी लोगों को तो इच्छा होगी कि वो भी शहरी जैसे बच्चे होते हैं उनके जैसे पढ़े, राइट। तो डीपीएसपी के कारण हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन था उसके अंदर थोड़ी तरक्की होगी। फिर आया सोशल इंजस्टिस। सोशल इंजस्टिस के अंदर मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी एडुकेशन का पर्पस हो गया, तो ज़रूरी है कि वो 6 से और 14 साल के बच्चों तक को मिले, 6 से 14 साल को बच्चों को क्या मिले, एडुकेशन मिल सके, ठीक है। 0 से 6 वालों को क्या मिले, हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिले, मिड डे मील मिले, ठीक है, मिड डे मील मिले। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो उसके अंदर जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ाएं, ये नहीं कि टाइम पास करें, ठीक है। और इनकरेजमेंट हो
कोई भी पुअर फैमिली के बच्चे को, जो भी जैसे गांव है, विलेज इलाका है, तो विलेज इलाका के अंदर जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। टीचर्स लोगों के ऊपर ये सारी की सारी जिम्मेदारी। फिर आता है हमारे पास लॉ, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमने बात की, जो जहाँ पर गांधी जी और अम्बेडकर लड़ चुके थे, अम्बेडकर जी लड़ चुके थे, वो ये था कि पंचायती राज आए या ना आए, मतलब ग्राम पंचायत बने या ना बने। तो गांधी जी इसलिए भी चाहते थे कि पंचायती राज आए ताकि जो हमारा कोई भी एक रूरल इलाका है ना, रूरल जो इलाका है वो क्या हो सके, सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर हो, मतलब उसका एक अपना सरकार होगा। कब तक? गांव के लोगों को मान लो कोई तकलीफ है, ठीक है, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते ना, वो सबसे पहले अपना जो प्रॉब्लम होगा वो पंचायत के पास लाएंगे, ग्राम पंचायत के पास लाएंगे, ताकि उनका प्रॉब्लम पहले छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियसली हल हो सके। अगर ग्राम पंचायत से भी काम नहीं बढ़ा तो वो प्रोसीड करेंगे, आके लोक अदालत में जाएंगे या फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से चाहते थे कि सबको जस्टिस मिले, सबके पास एक अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऐसा ना हो कि किसी को न्याय मिल रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, ठीक है। और इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ ये हुआ कि हमने सेपरेट करवा दिया, मतलब जब इसे जिसने भी किया बहुत अच्छा काम किया कि इसने एग्जीक्यूटिव को और जस्टिस को दोनों को अलग अलग कर दिया। न्याय कोई और देगा और पकड़ के कोई और लाएगा, ठीक है। इस कारण क्या हुआ, गाँव के लोगों को भी बहुत ज़्यादा जस्टिस मिला। पहले तो पहले होता था कि जिसके पास पैसा उसका ही बोलबाला है, राइट। किसी ने क्राइम किया मान लो, और किसी गांव, छोटे से गांव वाले के साथ कुछ क्राइम हो गया, तो पुलिस के पास, गांव वाले के पास पैसा नहीं होता था, जिसके कारण उनका जो न्याय होता था वो नहीं मिल पाता था। इसके कारण इन दोनों ने सेपरेट करवा दिया कि भाई अब देखो कोई क्राइम हुआ है तो तुम FIR लिखो, FIR फिर जिसके खिलाफ है उसको पकड़ो, उसे कोर्ट के अंदर पेश करो। अब गाँव वाले हैं तो ऑब्वियसली सरकार के पास, सरकार उन्हें एक लॉयर देगी, ये उनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमने इसी आर्टिकल के अंदर पढ़ा था, राइट। इसी के साथ एक छोटा सा चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो चुका है, और मुबारक हो, आपने 4 चैप्टर सिविक्स के कंप्लीट कर दिए, बचे सिर्फ 3, और बहुत जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और ये है उपाध्याय एजुकेशन।